Very good morning to all of you and welcome back as usual. Give me a minute's time. पता है क्यों? Because I was thinking कि एक बार ना मैं एक चीज पता कर लूं जो कि मुझे लगता है शायद तुम लोगों को भी नहीं पता होगा. डेट शीट आ गया क्या? गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम अर्नव आ रहा है, अब आया है. आयुष भी गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम ऋषभ, अरियंत, अंश, श्रेयसी, ध्रुव, गर्व, हर्षित. देहम has asked कि मेंस का रिजल्ट कैसे रहा, तो क्या बताऊं. टॉप रैंकर तो सुना है मैंने, अभी तक का जो कंपाइलेशन हुआ है अभी 3-4 जने का ना, जो जिनके एक्सपेक्टेड अच्छा होना है उनके मुझे नहीं पता चला, बाकियों का तो लगभग पता चल गया. तो 142 ऑल इंडिया रैंक इज द बेस्ट टिल नाउ दैट वी हैव गॉट पर द लेटेस्ट नंबर्स. तो बाकी स्कूल वाले कंपाइल कर रहे हैं, तो आई थिंक विद इन अ डे और टू सारा इंफॉर्मेशन अप टू डेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो अभी तक तो ऑल इंडिया रैंक 142 इज व्हाट आई हैव हर्ड. और सुना तो ये कि शायद फरीदाबाद का टॉपर वही है, हर्षुल है, मैसेज किया था मुझे. शायद वही फरीदाबाद का टॉपर है. बाकी देखते हैं, अभी कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन लेट आता है या किसी और स्कूल में किसी का इन्फॉर्मेशन लेट आता है, तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ तो वही टॉपर फरीदाबाद. बाकी एज आई सेड, लेट्स सी. ठीक है ना. चलो, एनीवे लेट्स स्टार्ट. More good morning messages from Arnav, Krish. I think Dayam, your query is over now. So we were discussing about angular momentum in the last class. Angular momentum के ऊपर और थोड़ा scaled up discussion हम लोग करेंगे. ठीक है ना. और थोड़ा सा scaled up discussion करेंगे बाद में, जब angular momentum के ऊपर और details में हम लोग जाएंगे और depth में जाएंगे. अभी मैं सिर्फ concepts introduce कर रहा हूँ. इस चैप्टर में अभी तक हमने 3 concept introduce कर लिया है. एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसके थ्योरम्स वगैरह. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्लीट. तीसरा एंगुलर मोमेंटम 50% डन. अभी थोड़ा और डिटेल डिस्कस करेंगे, बट दैट इज एज आई सेड लिटिल लेटर ऑन, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा तो उसमें और डिटेल करेंगे. और आज एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. याद रखना, ये सारे कंसेप्ट्स मोमेंट पे बेस्ड है. ठीक है. कैसे? द सेंटर ऑफ मास, क्वांटिटी बेस्ड ऑन क्या है, द सेंटर ऑफ मास बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi बेस्ड ऑन व्हाट, मोमेंट ऑफ मास. ठीक है. फिर है एंगुलर मोमेंटम L, इसका सिंबल चलो लिख ही देता हूं. एंगुलर मोमेंटम, दिस इज व्हाट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. ठीक है. बस एक लास्ट कंसेप्ट है. इससे क्या होगा ना कि सारे बेसिक आइडियाज क्लियर हो गया, फिर हम इनको आपस में रिलेट करते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे. एंड दैट इज टॉर्क. इसका सिंबल ये है, इसका रीड करो एज टाउ. ताऊ मत पढ़ देना. हरियाणा में ताऊ बहुत फेमस है, तो वो नहीं, ये टाउ है. टाउ, TAU, टाउ. ता नहीं है, ताऊ नहीं है. ठीक है ना. It is tau, and what is this? It is also it is called by the physical quantity is named as torque, and this is moment of force. That completes the discussion of all types of moments that is there in the chapter. इसके अलावा और कुछ नहीं. ये चैप्टर, now you might say, तो चैप्टर खत्म है ना. तो मैं कहूंगा don't get so relaxed. चैप्टर के इंट्रोडक्शन खत्म. चैप्टर के इंट्रोडक्शन खत्म इन द सेंस कि इस चैप्टर में जो जो चीजें चाहिए हमें वो सारा खत्म हो गया. अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इनके एप्लीकेशंस कैसे है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये. कम से कम 3 हफ्ता तो लगेगा. ठीक है ना. आई मीन 3 हफ्ते में ऑलरेडी 1-2 दिन तो हो गया. खैर हाँ, मतलब ये हफ्ता लगेगा, फिर एटलीस्ट 2 हफ्ता, मे बी 3 हफ्ता भी हो सकता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज द आइडिया. सो टुडेज डिस्कशन इज ऑन moment of force. Now देखो, this moment of force is the one which you will actually feel.
जैसे इसमें देखा होगा सेंटर ऑफ मास हम लोग फील कर पाते हैं, सेंटर ऑफ मास हम लोग फील कर पाते हैं कि भाई पकड़ लिया, बैलेंस हो गया, गिर नहीं रहा है एंड ऑल, तो वो सेंटर ऑफ मास मैंने समझाया था ना कि देखो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, गिर नहीं रहा है कर इस तरीके से। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। देखो अच्छे से मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर मैं उत्पटम से कुछ करूंगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज देखो बड़े आराम से है, गिरता नहीं। टॉर्क का जो आइडिया है, ये बीच वाले जो दो आइडियाज है ना, ये इतना अच्छे से फील नहीं कर पाओगे, एंगुलर मोमेंटम फील नहीं हो पाएगा, तुमको लगेगा पता नहीं, हाँ पढ़ तो लिया आर क्रॉस पी एंड ऑल, अगर मैथमेटिकली देखूंगा तो एल क्या है, हमने पढ़ा था ना आर क्रॉस पी, लेकिन इसको ना इतना अच्छे से फील नहीं कर पाओ अंदर से, कि वो आवाज नहीं आएगा कि हाँ मैंने फील कर लिया, वो नहीं आएगा, लेकिन लास्ट वाला आएगा, थोड़ा सा फील करो। जैसे जितने भी डोर हैंडल्स होता है, देखो दरवाजे का, जैसे मान लो चौखट हो गया और ये मान लो दरवाजा, जो भी है इस तरीके से, अभी दरवाजा, इसके जो हैंडल होता है वो होता है यहाँ पे, है ना, डोर का हैंडल यहाँ पे होता है, डोर का हैंडल अगर यहाँ पे होगा, ठीक है ना, अगर डोर का हैंडल यहाँ पे होगा तो ए और बी, ये डोर है सपोज, तो डोर का हैंडल अगर ए में होगा और बी में होगा तो क्या फायदा नुकसान है मुझे ये बता दो। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए मैंने बोला ना कि देखो सेंटर मास तुम लोगों ने फील किया है, मुझे मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत फील किया होगा बट उतना अच्छे से फील नहीं किया होगा, एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल ही शायद फील नहीं किया होगा, लेकिन टॉर्क देखना फील कर पाओगे। इसलिए देखो मैंने टॉर्क का इंट्रोडक्शन फॉर्मूला से नहीं किया, जबकि एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन ही मैंने फॉर्मूला से किया था कि भाई देखो एंगुलर मोमेंटम का हमने डिफाइन कर दिया क्या ना, आर क्रॉस पी ऑल दिस। मैं अभी फॉर्मूला तो सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे अगर आर क्रॉस पी होता है तो ये भी मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो ये क्या होना चाहिए, आर क्रॉस एफ होना चाहिए, बट मैं इंट्रोडक्शन उससे नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो फील कर सकते हैं ना, तो फील से डेवलप करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ ए और बी दो जगह हैंडल लगा सकता हूँ, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हमेशा हैंडल बी में होता है, ए में अगर हैंडल रखो तो उसका फायदा नुकसान मुझे बताओ जी, गो अहेड। ओके, एक एक आंसर आ गया, आई मीन 3-4 आंसर तो आ चुका है इनफैक्ट, ओ बाप रे कई सारा आंसर आ चुका। क्रिश है जूम तो एनहांस्ड हो गया, चलो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ए पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बी इज इजी ए डिफिकल्ट। जसराज से बी आसान, बी आसानी से खींचेगा, बी पे इजीली खुल जाएगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा, और दैट्स इट क्वेश्चन मार्क। ऋषभ जान यू सेड कि टॉर्क ज्यादा लगेगा, नो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। श्रेयस के ए पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। गर्व्स की पोजीशन ए पे ज्यादा दम लगता है, अरियंत ए इज डिफिकल्ट टू क्लोज एंड ओपन द डोर, पॉइंट ए पे पुश ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ओम पाठक बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, स्नेह इन केस ऑफ ए मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, केतव लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड, देहम अंश अग्रवाल, देहम आदित्य माथुर बी लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो आदित्य माथुर इज यूज्ड टू रिवर्स लैंग्वेज, चलो गुड। कि सब लोग बोल रहे हैं कि वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, ही सेज कि यहाँ कम लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, ये भी सही है, ओके मोर फोर्स, चलो ठीक है। सब लोग तो ए का बुराई कर दिए, बी के फायदे गिनवा दिए, मैंने बोला था कंपेयर करो। एक तरफ का अटैक नहीं बोला मैंने। तो अच्छा इसका मतलब देखो, क्या क्या फिर मैं लिख दूं कि ए में फोर्स अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, अब मोर और लेस सब छोड़ दो, वो तो डिसाइड हो गया कि अगर दरवाजा खुलना है तो इन दैट केस बी पे ज्यादा फोर्स लगेगा, सॉरी बी पे कम फोर्स लगेगा, ए पे ज्यादा लगेगा, दैट इज डन। यानी बी पे जैसे कुछ फायदा सा लग रहा है कि हम कम फोर्स से खोल पा रहे हैं, कुछ नुकसान भी है। अंश अग्रवाल से कि किसी को एक्सरसाइज करना है तो ए पे चले जाए, और सिर्फ दरवाजा खोलना है तो बी पे चले जाए, चलो एनीथिंग एल्स है। मैं पूछ रहा हूँ ए में कोई फायदा भी है, ए में कोई फायदा भी है क्या? फायदा गिनवाओ ए का, सबने नुकसान गिनवा दिए, ए का बुराई कर दिया सबने, फायदा किसी ने नहीं बोला। ओके, आदित्य माथुर सेज कि ए वुड हैव मोर वेलोसिटी देन बी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स। ना 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 ना, ये कैसे, ए पे तो कम होगा, है ना, सबने ए का बुराई करा दिया, मुझे ए का फायदा गिनवाना है। आदित्य यू सेड कि ए वुड हैव मोर वेलोसिटी देन बी, ना ना ना, ये थोड़ा उल्टा हो गया,
ये थोड़ा उल्टा हो गया। देव सेज कि आपने जब पूछा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, पर ये नहीं पता क्या होगा। देवम सेज कि डोर अलग लगेगा, रेयर डोर। अरे समझे नहीं, मैं कह रहा हूं ए का फायदा गिनवाओ, इसका मतलब थोड़ी कि बनवा भी लो कि अपना हैंडल हटवा दिया और अब ए में रख दिए, मतलब खुला ही नहीं जा रहा, 2-3 जने मिलके खोल रहे। Aryan says कि A door handle loosens before B. चलो anyway, these are slightly shallow points, I mean like light points. अब हंसी मजाक पे उतर गए सब लोग। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से देखता हूं इसको। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा फील करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज बताऊं, इसका आंसर तुम लोगों ने क्लास 7th में सीखा होगा, पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुमने ऐसे 7th में क्या सीख लिया या 8th में क्या सीख लिया, जो कि जिसके ऊपर मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा। क्या तुमको लगता है अरे इतना टॉर्क वर्क तो 7th में पढ़ा ही नहीं था? टॉर्क नहीं पढ़े थे, लेकिन तुम लोगों ने मशीन्स के बारे में जरूर पढ़े थे, और वहां पे उस समय एक आइडिया जरूर डिस्कस किया होगा, विच इज व्हाट द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। ठीक है ना? और कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब एक काम कर रहा हूं, मैं जरा ऊपर से देख रहा हूँ। तो अगर ऊपर से देखोगे तो ये जो डोर हैंडल है, डोर है, इसका सिर्फ लाइन दिखेगा, तो ये वो वाला लाइन है। एक हैंडल ए यहाँ पे है, एक हैंडल बी यहाँ पे। अगर दरवाजे को खोलना है लेट्स से, यानी लेट्स से 90 डिग्री खोलना है, तो इन दैट केस दरवाजा पहले यहाँ पे था और अब दरवाजा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो देखो बी पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा, ए पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा, यानी पता है क्या हुआ? वर्क डन तो उतना ही होगा, वर्क डन तो उतना ही होगा, लेकिन हुआ क्या कि बी में अगर फोर्स लगाओगे ना, कम फोर्स लगाओगे, ये हो गया फायदा वाला पार्ट, फायदा वाला पार्ट। लेकिन एक नुकसान वाला पार्ट क्या है पता है? कि तुमको ज्यादा मूव करना पड़ेगा। और ए में क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगेगा, ओके मना नहीं कर रहा हूं, ज्यादा फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसको मूव कम करना पड़ेगा। तो देखो ऑन द होल साइंटिफिकली दोनों बराबर हो गया, एक में फोर्स ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम, और एक में फोर्स कम और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। इस एस्पेक्ट को तुम लोग क्लास 7th 8th में शायद पढ़े होंगे, आई होप यू रिमेंबर, and that is there are two aspects of it. One is mechanical advantage and the other is velocity ratio. कि कभी भी कोई मशीन में गेन नहीं होता है ओवरऑल, कभी भी कोई मशीन में ओवरऑल गेन नहीं होता। यू माइट से फिर मशीन यूज ही क्यों करते हैं? मशीन यूज करते हैं फॉर ए डिफरेंट रीजन। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इससे शायद और थोड़ा क्लियर होगा और टॉर्क से रिलेटेड भी है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। जरा सोचो, अब सपोज मेरे पास एक अलमीरा है, ऐसे सपोज मेरे पास एक ऐसे अलमीरा ऐसे। अच्छा, अलमीरा का जो बेस होता है लोहे का होता है जनरली, लोहे का अलमीरा मान लो है, स्टील का, लोहे का। तो क्योंकि घर में पोछा लगता है, फिर क्या होता है कई बार पानी गिर जाता है, तो देखना उसका जो बेस होता है ना, वहां जंग पकड़ने लगता है, ये अक्सर प्रॉब्लम होता है। तो जो लाइफ होता है उसका ऑब्वियसली कम हो जाता है, बेस अगर वीक हो जाए तो इन दैट केस पता ही है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा या जो भी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे पत्थर या कई बार प्लास्टिक या कुछ एक लेयर डाल देते हैं, कोई एक चीज डाल देते हैं नीचे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ डाल देते हैं, सो दैट घर में अगर पानी गिर भी जाए तो इतना पानी थोड़ी हो जाएगा घर में कि पूरा पानी में फ्लोट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो क्या होगा, इस पत्थर के साथ इंट्रैक्शन होगा, ये बचा रहेगा, तो दैट्स द प्रोटेक्शन। लेकिन इसको अंदर कैसे डालोगे? है ना, इसको अंदर कैसे डालोगे? मान लो लोडेड है अलमीरा या हाफ लोडेड है, तो कैसे डालोगे? इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसे लेते हैं स्टॉप टाइप का, और ऐसे एक रॉड लेते हैं, यूं मोटे रॉड लेते हैं मतलब, और क्या करते हैं उसको ऐसे दबाते हैं ऐसे करके, सो दैट वो अलमीरा थोड़ा सा उठ जाए। थोड़ा सा अगर उठ जाए तो कोई दूसरा बंदा जाके उसमें पत्थर रख देता, तो एक तरफ का हो गया, फिर ऐसे दूसरे तरफ का, तो फिर यार। अब जरा देखो, ये जो हैंडल है ना, ये ऐसे क्यों किया गया? मैं ऐसे करके क्यों नहीं उठा रहा अलमीरा को? क्योंकि ऐसे अगर उठाने जाओगे तो अलमीरा पता नहीं, अलमीरा खुद ही कम से कम 150-200 किलो होगा, और ऊपर से वेट चढ़ जाएगा तो शायद 200-250 किलो हो जाएगा। इसको कौन उठाएगा? ये तो मैं वेट लिफ्टर बन जाऊंगा, फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रॉड को लगा देते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, तो ये उठ जाता है। अब भी देखो जरा, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, कि इस भारी अलमीरा को उठाने के लिए 250 केजी के बराबर मुझे फोर्स लगाना नहीं पड़ा,
पता चला मैं 30 किलो के या 30 केजी वेट के बराबर फोर्स लगा रहा हूं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है, और उस समय मेरा काम बन गया, तो मुझे तो फायदा हो गया फिर कि 250 को उठा रहा हूं 30 से, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। बट व्हाट यू गेन इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज यू लूज इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी रेशियो। मतलब क्या कि अगर मान लो तुम इसको x डिस्टेंस ले जाओगे, तो अगर मान लो तुम 10 टाइम्स फोर्स कम लगा रहे हो, या जो भी नंबर ऑफ टाइम्स, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेट 10 ले रहा हूं, अगर तुमने 10 टाइम्स फोर्स कम लगाया तो ध्यान रखना ये 10 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे, तो देखना ये x/10 होगा। अगर ये x है तो ये x/10 होगा, यानी तुमने फोर्स में गेन कर लिया कि तुमने 1/10 फोर्स से उठा लिया, बट व्हाट यू लॉस्ट वाज व्हाट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट वी गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज ma we lose in velocity ratio। वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट रेशियो एक ही चीज है, वो तो जो टर्म साइंटिस्टों ने यूज किया हम भी वही यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो मैं पॉइंट करना चाहता हूं वो क्या है कि अगर तुम कम फोर्स से काम करोगे, नो डाउट हो जाएगा, पॉसिबल है, मशीन का काम ही यही है, मशीन का काम ही यही है कि आसान कर देना, आसान इन टर्म्स ऑफ व्हाट फोर्स, लेकिन फिर तुमको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट यू नीड, लेट्स से। लेकिन हमारे लिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सहूलियत इन टर्म्स ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान दिया, मैंने इसको उतना ध्यान नहीं दिया। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है, वेरी कर जाता है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो खैर छोड़ो, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट इज दैट हमारे लिए सहूलियत वाला पॉइंट बी है, क्यों कि मैं कम फोर्स से मैनेज कर रहा हूं। एक्चुअली क्या ना दरवाजों को खोलने के लिए हमें लगाना होता है टॉर्क, और दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होगा, जैसे हर एक का मोमेंट है वैसे टॉर्क भी है, क्या, क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी इस बार कौन सा क्वांटिटी, फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज एज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मान लो तुम फोर्स को कम करोगे और अगर तुमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो इन दैट केस क्या करेंगे, फोर्स कम करो, नो प्रॉब्लम, फिर डिस्टेंस बढ़ाओ, तो यानी डिस्टेंस यानी हैंडल दूर करो, हैंडल को दूर कर दो, ये चीज है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ हैंडल at this point rather than at this point, that means away from the hinge rather than closer to the hinge। खैर, now let's come to the final conclusion कि हमें पता है कि अगर एक डिस्क है मान लो और वो डिस्क अगर पिन एट द सेंटर है, मान लो घूम सकता है, तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो मैंने फोर्स लगाया और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इन दैट केस टाउ हो जाएगा r into f। तो r is what, the perpendicular distance of force from axis, ये हो गया टॉर्क, ठीक है, perpendicular distance of force from the axis, जिसके अबाउट घूम रहा है। लेकिन अगर जरूरी थोड़ी कि मैं फोर्स परपेंडिकुलर ही लगाऊंगा, हो सकता है फोर्स परपेंडिकुलर ना लगाओ, चलो ठीक है मत लगाओ, ऐसे लगाओ। इन दैट केस क्या होगा, एक कंपोनेंट f cos थीटा, ये f और ये f sin थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो एक सेंटर के अबाउट अगर मैं एक फोर्स पे ऐसे लगाता हूं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाता हूं विद दिस एज द सेंटर, क्या ये डिस्क घूमते हुए लग रहा है, घूमेगा, नहीं घूमेगा, ये तो खुद ही बता सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया, मुझे पता है ये आंसर तुम लोग भी दो। एंड दैट इज, अगर तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो उस पिन पे जोर पड़ेगा, पिन मतलब यहाँ पे जिस पिन के अबाउट एक्सिस के अबाउट उसको टाई करके बांध के रखा है, उस पिन पे जोर पड़ेगा, हो सकता है पिन से उखड़ के आ जाए, वो अलग बात है अगर ज्यादा ताकत लगा दिया तो, लेकिन ये घूमेगा नहीं। यानी ये फोर्स है, डिस्टेंस भी है, लेकिन टॉर्क नहीं है, यानी कोई ट्विस्टिंग इफेक्ट नहीं। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, so torque is basically the twisting or turning effect of force। तो therefore इस केस में क्या है, tau is equal to what, 0।
तो अगर मान लो एनी फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर एनी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर सेंटर से पास हो या एक्सिस से पास हो, तो इन दैट केस नो टॉर्क. यानी if the line of action of force passes through axis, then there is no torque. और ये सिंपल सा कंक्लूजन है, प्रैक्टिकल कंक्लूजन है, आसान चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है. क्यों? ये देखो, then there is no torque. When it is no torque, जब एक्सिस ऑफ जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग टू द एक्सिस, ये वाला कैसे है. यानी अब मैं एक काम करता हूं, ये जो फोर्स है इसको कंपोनेंट में कर दिया, F cos थीटा F sin थीटा, देखो जरा F cos थीटा टॉर्क बनेगा क्या? नहीं बनेगा. क्यों? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग टू सेंटर या एक्सिस है. देयरफॉर इस केस में टॉर्क क्या हो गया? R into F sin थीटा, F R sin थीटा. देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क में भी डायरेक्शन होता है. देखो ऐसे ऐसे घुमाना तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है. देयरफॉर, और ऊपर से साइन थीटा देख के साइंटिस्ट ऑब्वियसली टेम्पटेड हुए कि क्यों ना इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में बताया जाए, है ना. तो यानी अब रह गया टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और नहीं तो टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर. क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे रखा है एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस पी. आर क्रॉस पी हो सकता है उसको देख के या उससे मोटिवेटेड होके तुम बोलोगे आर क्रॉस एफ लिखेंगे, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? देखो, दूसरा फॉर्मूला देख के मैं किसी और फॉर्मूला पे नकलची नहीं कर सकता. तो यानी मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए, एंड दैट शुड मेक प्रैक्टिकल सेंस. दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और क्या सिलेक्ट करना चाहिए. लेट मी सी. इन द मीनवाइल देयर सीम्स टू बी सम क्वेश्चन. सो सोम हैज आस्क्ड जीरो टॉर्क कैसा है. देखो, खुद से फील करके देखो, खुद से फील करके देखो. जैसे एक स्टीयरिंग व्हील है, एक स्टीयरिंग व्हील है, तो हम लोग फोर्स ऐसे लगाते हैं, देख रहे हो ना, टेंजेंशियल लगाते हैं. थोड़ा ध्यान से सुनना, टेंजेंशियल. अगर तुम एक स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे करके यू बाहर की तरफ खींचोगे तो क्या स्टीयरिंग व्हील घूमेगा? नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा. एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट द टॉर्क विल बी व्हाट ना इक्वल टू जीरो. वो छोड़ो, मैं एक काम करता हूं. सपोज ये दरवाजा है, ये चौखट हो गया और ये दरवाजा. एक काम करो, इस पे जो फोर्स है ना वो ऐसे लगाओ, बिल्कुल दरवाजे के फ्रेम के प्लेन पे लगा के देखना. जा रहा है ऐसे कर देखना, दरवाजा घूमता नहीं. जबकि उससे काफी कम फोर्स लगा के, जबकि उससे काफी कम फोर्स लगा के अगर तुम फोर्स ऐसे लगाओ ना, यूं करके, बड़े आराम से दरवाजा घूम जाता. तो कहने का मतलब क्या? एनी फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन इफ इट पासेस थ्रू द एक्सिस, उसका कोई टॉर्क नहीं होता है, उससे घूमने वाला जो इफेक्ट होता है या ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है वो नहीं बनता. ठीक है ना. सो दैट्स द केस. नाउ कैन हैव अ लुक. देव से इसके को जरा फोर्स लगा के देखता हूं. ठीक है ना, आप देख लो, देख लो. बस टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल पासिंग थ्रू द एक्सिस होना चाहिए. दरवाजे पे लगा के देखो जरा. यानी दरवाजे का जो फ्रेम है ना, जो बॉडी है, उसी प्लेन पे ऐसे फोर्स लगा के देखो जरा दरवाजे पे, देखना घूमेगा नहीं. लेकिन उसके परपेंडिकुलर अगर थोड़ा सा भी लगाओ, इस उंगली से फोर्स लगा दो, धड़ धड़ करके मारने का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा दो, दरवाजा घूम जाएगा. कभी मिलेंगे तो दिखाऊंगा. है ना, कभी तो मिलेंगे. और वैसे भी 21 के बाद तो बोल रहे हैं कि स्कूल खुलेगा धीरे धीरे धीरे, तो होपफुली अक्टूबर में मिलेंगे हम लोग. सो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड. ठीक है ना. चलो, देहम सेज कि अगर एक्सिस के पैरेलल में भी नहीं होगा ना, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू. देखो, एक्सिस के पैरेलल में अगर फोर्स लगाओगे ना, तो वो जो नहीं होगा वाला चीज है वो थोड़ा अलग रीजन, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा. ठीक है ना. अभी फिलहाल हम लोग टॉर्क को एक्सिस के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं. और मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, नाउ दैट यू आस्क्ड दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज, हम लोगों के सिलेबस में ना कंप्लीट 3D रोटेशन सिलेबस का पार्ट नहीं. हम लोगों के सिलेबस में कंप्लीट 3D रोटेशन नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस.
हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ प्लेनार रोटेशन, 3D वाला नहीं, इट्स ओनली प्लेनार, एक प्लेन पे रोटेशन बस, ठीक है ना। वो 3D वाला नहीं है कि यूं घूम के ऐसे करके जो होता है ना, वो नहीं, सिलेबस में नहीं, ठीक है। चलो सो लेट्स मूव ऑन। सोम समझ में आ गया बेटा जीरो कैसे है? सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर जब हम बिल्कुल सेंटर के थ्रू लगाते हैं तब टॉर्क जीरो होता है। हाँ। सर उसका यही रीजन होता है कि उसका रीजन एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं देखो, रीजन मैं बताता हूँ। रीजन इज दैट हमने डेफिनेशन क्या दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर मान लो ये एक्सिस है मान लो, और फोर्स ऐसे है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लो ये एक्सिस है और फोर्स ऐसे है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर एक्सिस ऐसे है और अगर फोर्स ऐसे है, तो फोर्स तो इसी के थ्रू पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर इसका कोई टॉर्क नहीं होता। दैट्स द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और वो प्रैक्टिकली मेल भी खा रहा है। देखो प्रैक्टिकल से फिजिक्स आया, नॉट द अदर वे अराउंड। मैथमेटिक्स से फिजिक्स नहीं आया, आया तो प्रैक्टिकल से ही है। फिर हम लोग मैथमेटिक्स के सहारे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स कह रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, फिजिक्स मैथमेटिक्स पे नहीं ले जाता। फिजिक्स ने डेफिनेशन दे दिया, फिर मैथ्स वालों ने उसको मैनिपुलेट किया इन द सेंस कि उसी एक्सप्रेशन को एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस। एनीवे मेरा डायरेक्शन कुछ और था, इज दैट आर क्रॉस एफ बताएं या एफ क्रॉस आर। सो वी वर एक्चुअली स्टक अप एट दैट। तो इसको थोड़ा डिफाइन किया जाए, ठीक है ना। बिफोर डिफाइनिंग, let me introduce something now that's important, and that is called as axial vectors. Axial vectors, थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज ये मोबाइल घूम रहा है, ठीक है, ये देखो ये मोबाइल घूम रहा है भाई, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि मोबाइल उल्टा डायरेक्शन में घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, तो दोनों अलग है। किस मामले में अलग है, डायरेक्शन। तो क्योंकि डायरेक्शन में अलग क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ या इस तरफ, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बताओ? नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, है ना। तो साइंटिस्टों ने बोला कि ऑल रोटेशन वेक्टर्स आर डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जो भी प्लेन पे घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे डिफाइन किया गया रोटेशन, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एज पर राइट हैंड राइट, ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आसान चीज है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, जरा समझो। ये सपोज मोबाइल घूम रहा है ऐसे करके, तो पहली बात तो ये हो गया एज पर दी ओरिएंटेशन दैट यू एंड मी आर शेयरिंग, इसके हिसाब से ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये हो चाहे ये हो, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, जेड या तो माइनस जेड। यानी एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है, चाहे ऐसे रोटेट करे चाहे ऐसे रोटेट करेगा, अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो उसका वेक्टर होगा या तो प्लस जेड या तो माइनस जेड। कैसे डिसाइड होगा ना, जैसे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो क्या होगा, थंब तुमको डायरेक्शन दिखाएंगे, ये चीज कर्ल द फिंगर्स, थंब गिव्स द डायरेक्शन। चलो करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मान, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन हो रहा है, तो ये देखो, ये देखो सुना है, ये देख रहे हो कैसे घूम रहा है, और मैंने कैसे थंब को एडजस्ट किया, सॉरी कर्ल को एडजस्ट किया एज पर द, ये देखो समझो ना, ये देखो। तो यानी ये हो जाएगा माइनस जेड, यानी देख रहे हो, ये देखो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज क्लॉकवाइज। वो अलग बात है कि मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि मैं उल्टे तरफ हूं, तुम लोग उल्टे तरफ। तो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज क्लॉकवाइज एंड इट इज माइनस के, देख रहे हो। और अगर ये उल्टा घूमे तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे, ये देखो कर्ल जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे रखेंगे, ये देखो, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो गया, आउटवर्ड्स यानी प्लस के। ये होता है एक्सियल वेक्टर्स, यानी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा वेक्टर।
देन ऑल, मैंने ऑल लिखा है, देखो आंसर, ठीक है। एज पर राइट हैंड थंब रूल दे आर अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस, तो या तो प्लस के इस केस में या तो माइनस। तो बाय द वे कौन कौन से एंगुलर वेक्टर्स, रोटेशनल वाले वेक्टर्स या एंगुलर मोशन के जो वेक्टर्स होता है वो इसी एक्सियल वेक्टर में इंक्लूड है। दे इंक्लूड थीटा वेक्टर और अदर डी थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, फिर आज हम लोग एक और किए हैं दैट इज टॉर्क वेक्टर, और एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे एक और होता है दैट इज एंगुलर इंपल्स, दैट इज जे वेक्टर। वैसे एंगुलर इंपल्स को भी एल वेक्टर लिखते हैं, डेल्टा एल वेक्टर लिखते हैं, जे लिखते हैं। ये सारे वेक्टर्स एक्सियल होगा, यानी अगर एक्स वाई प्लेन पे रोटेट कर रहा है या तो प्लस के होगा या तो माइनस के होगा, डिपेंड करता है, वो ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। चलो एनीवे नाउ कम टू दिस कि भाई आर क्रॉस एफ डिफाइन करें या एफ क्रॉस आर। भाई बट से इतना सवाल क्या कहां से आ गया कि आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर? पता है क्यों? क्योंकि याद करके देखो, हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी वेक्टर को एज ओमेगा क्रॉस आर, हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था एज अल्फा क्रॉस आर, लेकिन हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था आर क्रॉस बी। यानी रोटेशन के अंदर कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन? कई जगह समथिंग क्रॉस आर और कई जगह आर क्रॉस समथिंग। आज मैं लेटेस्ट कर रहा हूं टॉर्क में ये वाला फॉलो करें या ये वाला फॉलो करें, कैसे पता चले, है ना? तो यानी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो जरा सोचो, खुद सोच के देखो कि अगर मान लो ये डिस्क है, ये एक्सिस है, और अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो मैं कैसे फोर्स दे रहा हूं, ये देखो, और ये हो गया आर, ये आर वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर, और एक इस तरीके से कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या नहीं, अगर फोर्स ऐसे दोगे तो, ठीक है। ये काम करते एफ क्रॉस आर करते, ठीक है। तो एफ क्रॉस आर कैसे होगा ना, ये एफ है, ये आर है, ये देखो एफ क्रॉस आर, ये हो गया माइनस ये क्या, तो अगर मैं एफ क्रॉस आर करता हूं दैट इज माइनस के क्या, और अगर आर क्रॉस एफ करता हूं दैट्स प्लस के। इसके वजह से ये घूमेगा। भाई घूमेगा तो कैसे घूमेगा? टॉर्क जिधर दूंगा उसी डायरेक्शन में ना घूमेगा, या उल्टा घूमेगा कि मैं टॉर्क ऐसे दे रहा हूं और घूम रहा है ऐसे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक काम करो, इसमें ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन देखो, किधर घूम रहा है ये देखो जरा, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ना, बिल्कुल सही, तुरंत आंसर आ गया। सोम ने दे दिया पार्थ देहम, अब सब लोगों ने दिया के क्या। अब बताओ, तो अगर मान लो मैं एफ क्रॉस आर डिफाइन करूंगा टॉर्क, तो माइनस के डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है और रोटेशन हो रहा है के डायरेक्शन में, मैच तो नहीं करेगा। तो देयरफॉर ये हमने रिजेक्ट कर दिया और ये आ गया, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर वन और टू इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लेट मी टेक दैट अप। आई होप वो के वाला सेटल हो गया। Aryan Jain has asked why is the work done same during displacement of both door handles? ना देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो यानी वर्क डन बोलते क्या होगा ना, वही अगेंस्ट फ्रिक्शन का इफेक्ट्स। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट्स वी कैन अप्रोक्सीमेट सेम है, तो देयरफॉर द वर्क डन विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम इफ नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। तो देयरफॉर इन दिस टू केसेस क्या होगा ना, फोर्सेस का हेराफेरी हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाट आई वाज इक्वेटिंग, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन लेस लोगे तब तो आई थिंक काफी ऑब्वियस हो जाएगा जब हम और डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। चलो, सो देयरफॉर फाइनली ये हटा देता हूं मैं। फाइनली वी डिफाइन टॉर्क एज इक्वल टू आर क्रॉस एफ रादर देन एफ क्रॉस आर। देखो हर चीज का जस्टिफिकेशन है, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा, ये डायलेमा उस समय भी हुआ था जब हमने वेलोसिटी डिसाइड किया था। हमने चेक करके देखा था कि ओमेगा क्रॉस आर से आंसर आ रहा है या आर क्रॉस ओमेगा से आंसर आ रहा है। हमने देखा था कि ओमेगा क्रॉस आर से आ रहा है। तो इसी चैप्टर में काइनेमेटिक्स में समथिंग क्रॉस आर है,
और डायनेमिक्स में आर क्रॉस समथिंग, जैसे एंगुलर मोमेंटम में आर क्रॉस मोमेंटम, टॉर्क में आर क्रॉस एफ, फोर्स एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट नहीं घूम रहा तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एंगुलर इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो गया फिर, जस्ट लाइक लीनियर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो हो जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे मान लो मैं ऐसे पढ़ा हूं, तो ऐसे पढ़ा हूं इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है, साथ में नेट टॉर्क भी 0 है। अगर नेट फोर्स 0 हो भी तो इक्विलिब्रियम हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, अब तो काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मुझे एक एग्जांपल दो जिसमें लीनियर इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल नहीं है। एक एग्जांपल दो, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्विलिब्रियम यस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नो। गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दो। टेबल टॉप, आदित्य थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल टॉप, थोड़ा सा कुछ। सीसॉ, ओके, अभी एग्जांपल्स और आ रहा है। आदित्य थोड़ा सा इसको एक बार इलाबोरेट करो प्लीज। इशिता सेज टरबाइन, आर्यन सेज फैन, ध्रुव शर्मा सेज कि जब हम गोल गोल घूम रहे होते। चलो ठीक है, आदित्य प्लीज थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करो, बाकियों के एग्जांपल पे मैं आ रहा हूं। अच्छा सुनो, ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल ईच। श्रेयसी हैज गिवन द आंसर ऑफ सीसॉ। सीसॉ मतलब वो जो दो बच्चे बैठते हैं, वही उसी को सीसॉ कहते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट यू से, तो दैट्स अ गुड एग्जांपल, दैट्स अ गुड एग्जांपल। क्यों, क्योंकि देखा होगा कि चलो लेट मी ड्रॉ इट। ये अगर मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं तो क्या होता है, ऐसे होता है, पहले एक बंदा ऐसे होता है, एक बंदा ऐसे होता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, तो ये बंदा ऐसे आ जाता है जो भी है, और ये बंदा ऐसे हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे भी होता है सीसॉ, तो ये बंदा ऐसे होता है और ये बंदा ऐसे होता है, जो भी है, मतलब तो वी कैन से दैट लीनियरली कहीं जा नहीं रहा है, लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा, अप्रोक्सीमेटली लीनियर मोशन नहीं हो रहा, लेकिन रोटेशन मोशन तो हो रहा है, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर। सो दैट्स ए डिसेंटली गुड एग्जांपल, डिसेंटली गुड एग्जांपल, आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, और कोई एग्जांपल मैंने देखा, इशिता तुमने एग्जांपल लिया टरबाइन का, कैन यू एक्सप्लेन अ बिट। ध्रुव तुम भी थोड़ा एक्सप्लेन, सॉरी आदित्य माधुर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। स्पिनिंग टॉप, हाँ स्पिनिंग टॉप, तो तुमने टेबल टॉप लिखा है ना। तुमने टेबल टॉप लिखा है, तभी मैंने थोड़ा सा आश्चर्य हो गया तुमने टेबल टॉप क्यों लिखा है। स्पिनिंग टॉप इज अ गुड एग्जांपल, लेकिन पता है स्पिनिंग टॉप इज टू कॉम्प्लिकेटेड एन एग्जांपल। स्पिनिंग टॉप में दिक्कत पता क्या है, अब अगर स्पिनिंग टॉप को बहुत ध्यान से देखोगे तो देखना उसका ऑस्सिल रोटेशन ऐसे होता है, यूं ऐसे, यानी ये समझ लो ना, उसके एक्सिस फिक्स नहीं होता है। देखना इस एक्सिस के ऊपर घूमता है स्पिनिंग टॉप, फिर देखना वो एक्सिस के ओरिएंटेशन बदलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं प्रिसेशन मोशन। प्रिसेशन मीन्स when the axis of rotation also rotates। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद रोटेट करता तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसेशन मोशन। तो ये स्पिनिंग टॉप में होता है। तो आदित्य माथुर हैज गिवन अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो लीनियर इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन एग्जांपल अच्छा था इसलिए मैं इतना एलेबोरेट कर रहा हूं, बट एग्जांपल मैचिंग नहीं था, क्योंकि मेरा था कि लीनियर इक्विलिब्रियम हो और रोटेशनल ना हो, तो उसके साथ आंसर तो खैर गलत है। लेकिन स्पिनिंग टॉप इज अ वंडरफुल एग्जांपल, और स्पिनिंग टॉप इज नॉट इन आवर सिलेबस। व्हाई नॉट? क्योंकि एक्सिस खुद रोटेट करता है और प्लेन पे रोटेशन नहीं होता। ये देखो ऐसे ऐसे रोटेट करता है पहले, ये देखो अब रोटेशन का प्लेन बदल गया, देख रहे हो, अब अलग प्लेन, यहाँ पे अलग प्लेन पे रोटेशन हो रहा था, देख रहे हो ना, और देखो यहाँ आते आते अलग प्लेन पे रोटेशन हो रहा है। तो स्पिनिंग टॉप इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। क्यों? हम लोग के सिलेबस में सिर्फ सिंगल प्लेनार रोटेशन है,
अगर ऐसे रोटेशन कर रहा है तो ऐसे ही करे, ये ना हो कि ऐसे रोटेट करते करते बीच में ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया एंड ऑल, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, ठीक है ना. सो दैट्स द रिस्ट्रिक्शन. एन एग्जांपल, मोर एग्जांपल हैज कम अप. देहम सेज कि फैन या मेरी गो राउंड. फैन का एग्जांपल अच्छा है. इसी तरह थोड़ा सा वो टरबाइन का एग्जांपल जरा इलाबोरेट कर लो. फैन का लेकिन थोड़ा सा सुनो अच्छे से. फैन का अगर एंगुलर वेलोसिटी देखोगे तो लगभग ऐसे होगा. ठीक है. देयरफॉर फैन का एग्जांपल को यस मैं बोलूंगा, यानी कंडीशन सैटिस्फाइंग दिस ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड. समझ में आया ना. The fan will be in linear and rotational equilibrium both after it has gone into a state where the omega is fixed. क्योंकि फैन का तो देखा होगा ना, ऐसे 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 करते 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 फिर एक स्टेज बाद देखना उसका एंगुलर वेलोसिटी फिक्स हो जाता है, वो फिक्स है. तो वो ये स्टेज आ चुका है जब एंगुलर वेलोसिटी फिक्स हो चुका है. ध्यान से सुनो, जब एंगुलर वेलोसिटी फिक्स हो चुका है उस समय वो लीनियर इक्विलिब्रियम में भी है और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है. क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अल्फा नॉन जीरो होना चाहिए. समझो ना. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे अल्फा नॉन जीरो है. therefore it is in not in therefore not in rotational equilibrium. ये बड़े बारीकी में चीजों को समझना पड़ता है. ठीक है. देखो फैन इज अ गुड एग्जांपल इन द बिगिनिंग, या तो टुवर्ड्स द एंड जब तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर से ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे. मान लो यहाँ पे ऑफ कर दी, जो भी है, यहाँ पे भी अल्फा नॉन जीरो. तो देयरफॉर हमारे एग्जांपल को केटर करते हुए फैन का एग्जांपल अच्छा है इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड. बीच में ये केटर नहीं करता. बीच में क्या होता है, इट इज बोथ इन लीनियर इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें. इसी तरह is given when water falls from a height in a dam, turbine kept starting moving. Okay, सुनो. I got your point, Ishita. अब सुनो. Ishita, your case is also on similar lines. एक टर्बाइन, I don't know how many of you know about a turbine. टर्बाइन से पावर जनरेट होता है, उसमें घूमने वाला चीज. उसके अंदर ब्लेड्स, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर ब्लेड्स होता है. उन ब्लेड्स को आके पानी, स्टीम वगैरह इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हिट करता है और उसको घुमाता है. एंड इट इज सेम लाइक दैट ऑफ अ फैन. क्या होता है, वो जो टरबाइन का सिलेंडर है ना, वो ऐसे घूमना शुरू करता है, ऐसे घूमना शुरू करता है, फिर ऐसे करते 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 एक स्पीड पे आता है और फिर फिक्स हो जाता है. तो जब तक अब टरबाइन को चलाया जाता है तो उसका फिर स्पीड फिक्स है, यानी उसका ग्राफ भी सिमिलर है. फिर टरबाइन को कभी ना कभी बंद करना पड़ेगा, रिपेयर के लिए हो या शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए हो, जैसे भी हो बंद करना पड़ेगा. तो इन दैट केस फिर से ग्राफ होगा. देखो जो टरबाइन की ग्राफ में कह रहे हो और जो मैंने फैन के एग्जांपल को डिटेल में बताया, द ग्राफ इज ऑन सिमिलर लाइंस. इसलिए समझ लो कि सेम ही है. ठीक है. क्रिस सेज की ऑल रोटेशन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बोला है. अच्छा बाद में बोल दिया, गलती से लिख दिया. Jasraj has said an interesting example. A wheel rolling down an incline. A wheel rolling down an incline will neither be in linear nor in rotational. कभी एक व्हील को जो है एक इंक्लाइन पे डाल के देखो जरा, क्या होता है, उसका स्पीड भी तो बढ़ता है. तो अगर इसका किसी का स्पीड बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी बदल रहा है, यानी एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, तो फोर्स होने से लीनियर इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा. Therefore, wheel on an inclined plane is neither in linear equilibrium nor in rotational equilibrium. तो वो एग्जांपल अलग टाइप का हो गया. अगर मैंने पूछा होता ऐसे एक एग्जांपल दो जिसमें कोई सा भी इक्विलिब्रियम ना हो, तो then wheel on an inclined plane is a good example, but not for this. This was from Jasraj. देहम सेज कि जो मूविंग कार होता है, जो व्हील होता है, इज इट इन प्रिसेशन? नहीं, मूविंग कार का व्हील प्रिसेशन नहीं होता है, बट हाँ वेरिएबल एक्सिस हो सकता है. वेरिएबल एक्सिस हो सकता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कार ऐसे जा रहा है, फिर तुमने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया तो कार का ओरिएंटेशन देखा होगा. व्हील का, फ्रंट व्हील की बात कर रहा हूँ, फ्रंट व्हील का देखा होगा ओरिएंटेशन ऐसे हो गया. तो पहले एक्सिस ऐसे था, अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो एक्सिस बदल गया. पर प्रिसेशन नहीं बोलेंगे. प्रिसेशन में एक्सिस का रोटेशन होना चाहिए. यहाँ पे एक्सिस का रोटेशन उस तरीके से साइक्लिकली नहीं हो रहा है. एक्सिस थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर वापस आ गया.
तो दैट इज नॉट कंप्लीट रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसलिए अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, इज दैट जो आपने अभी प्रिसेशन वर्ड यूज किया, जब कार का हम लोग स्टीयरिंग व्हील से इधर उधर कुछ कुछ करते हैं तो क्या वो भी प्रिसेशन होता है? आंसर इज वो प्रिसेशन नहीं होता है, वो एक्सिस चेंज होता है। देखो चेंज होना और प्रिसेशन सब कुछ सेम नहीं है, समझो ना। जैसे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो यानी मैं सर्कुलर मोशन पे हूं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं डायरेक्शन कैसे भी चेंज कर सकता हूं, हो सकता है यूं जा रहा था ऐसे चला गया, यानी पहले नॉर्थ जा रहा था अब चला गया वेस्ट सपोज, तो इसका मतलब क्या सर्कुलर मोशन हो गया? नहीं ना। तो डायरेक्शन चेंज इज नॉट सर्कुलर नेसेसरी, और हो भी सकता सर्कुलर अगर ऐसे यूं सर्कल पे चलते किया। सो देयरफॉर ऑल डायरेक्शन चेंजेस आर नॉट सर्कुलर, बट ऑल सर्कुलर आर डायरेक्शन चेंजेस। तो यहाँ पे भी ये है, एक्सिस चेंज का मतलब प्रिसेशन नहीं होता, बट हाँ अगर प्रिसेशन होता है तो यानी एक्सिस चेंज हो रहा है, और वो भी क्या, रोटेशन। सो देयरफॉर लेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। गर्व हैज एक्चुअली अपना बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहा है, इतने सारे एग्जांपल लेने का टाइम नहीं है, बट एक्चुअली क्या ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डिस्कशन होना चाहिए, सबके दिमाग में क्या क्या है वो चीजें सामने आ जाता है, और उस डिस्कशन से सबको भलाई होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम वेस्ट होता है बट ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम ठीक है ना। चलो एनीवे, आदित्य माथुर इज गिवन अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कैप ऑफ ए बॉटल व्हाइल ओपनिंग, कैप ऑफ ए बॉटल व्हाइल ओपनिंग, ठीक है चलेगा, गुड एग्जांपल, क्योंकि कैप का जो सेंटर वो फिक्स है, बट एक्चुअली क्या ना, ये भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत है, मतलब इट इज क्लोज एग्जांपल बट इट्स अ गुड एग्जांपल, बट क्लोज एग्जांपल क्यों? क्योंकि जब कैप बॉटल का खोलते हैं ना तो उसमें लीनियर मोशन तो होता है, और हम लोग कंटिन्यूअसली तो खोलते नहीं ना, हम लोग खोलते हैं फिर रोक देते हैं, फिर खोलते हैं फिर रोक देते हैं, फिर खोलते हैं फिर रोक देते हैं। यानी अगर उसके कैप का रोटेशनल मोशन को स्टडी करो तो घूमता है फिर रुकता है, फिर घूमता है फिर रुकता है, घूमता है फिर रुकता है, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो चलो नहीं है, लेकिन लीनियर में भी तो नहीं है ना। क्यों? जब कैप के ढक्कन को खोलते हो उसका जो पेच होता है, थ्रेड होता है, उस चक्कर में वो ऊपर भी आता है, और जब टाइट करते हो तो वो नीचे भी जाता है, तो यानी उसमें लीनियर मोशन भी है, और कंटिन्यूअसली इक्वल वेलोसिटी से तो मूव करता नहीं है। तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस एग्जांपल को तो नहीं कैटर कर रहा है, बट इट्स अ गुड एग्जांपल टू डिस्कस। आई थिंक नाउ योर ब्रेन इज फर्टाइल एनफ टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या क्या हो रहा है। आई जस्ट गिवन यू सम हिंट और इंट्रोडक्शन, दैट इज गुड एनफ। नाउ देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हम लोगों के सिलेबस का नहीं है, बट फैंटास्टिक एग्जांपल, दैट इज ऑफ अ गायरोस्कोप। अगर मान लो सिलेबस के बियॉन्ड जाना है, देखो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कभी कभी करना चाहिए कैसे ना, ऐसी चीजों पे थोड़ा ध्यान दो जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, जैसे गायरोस्कोप। गायरोस्कोप यही टाइप का एग्जांपल है जिसमें रोटेशन के अंदर रोटेशन होता है, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानने में क्या जाता है। तो एक काम करो, कोई एक जने वॉलंटियर करो, यूट्यूब में जाके गायरोस्कोप का कोई वीडियो डाउनलोड करो अच्छा सा, मतलब 5-6 वीडियो खोल के देखो पहले, इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है, जिसमें थोड़ा सा वीडियो वगैरह अच्छा है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए कि लिखे जा रहे वो नहीं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, उस टाइप का कोई वीडियो ग्रुप में डाल दो, हम लोग सब लोग एंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो मे बी यू कैन डू इट आफ्टर क्लास व्हेनेवर यू गेट टाइम। Krishna Nagar is asked, is Earth around the sun precession? Earth is one of the best example of precision. जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल और जो एक्सिस है वो आज के दिन में कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है, आज के दिन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कैन यू नेम दैट, कि अर्थ का जो एक्सिस है वो किस तरफ पॉइंट आउट करता है? ध्रुव शर्मा जी इसके ऊपर की तरफ गर्व हैज रिटन पोल एस जी, हाँ बिल्कुल सही, अरियंत ने भी सही आंसर दिया। इट इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स पोल स्टार, एक स्टार का नाम ही दिया गया पोल स्टार, क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सिस जिस तरफ आज के दिन में, देखो मैंने क्या वर्ड्स यूज किया, आज के दिन में जिस स्टार की तरफ पॉइंट आउट करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले या मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में ये पोल स्टार सेम नहीं होगा, वो देखना किसी और की तरफ, यानी आज के दिन में एक्सिस ऑफ द अर्थ ऐसे है, फिर वो एक्सिस ऑफ द अर्थ धीरे धीरे घूमेगा। वैसे मैं एक चीज बताऊं, those who are curious can search more, अभी मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, एंड दैट इज अर्थ के अंदर तो और कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थ के अंदर सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक्सिस घूम रहा है ऐसे करके, अर्थ के अंदर तो एक्सिस भी घूम रहा है, पता है कैसे, ऐसे ऐसे करके कांपते कांपते, यानी अर्थ के अंदर तो एक्सिस का रोटेशन के अंदर भी रोटेशन होता है
दैट इज कॉल्ड एज, इसका एक और टर्म है, वो है न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या है? द रोटेशन इनसाइड रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक लेवल और ऊपर। इसलिए अर्थ का और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि अर्थ का एक्सिस ऐसे नहीं कि यूं है और अर्थ घूम रहा है, नो, अर्थ का एक्सिस ऐसे घूम रहा है, सो दैट इज प्रिसेशन। लेकिन वो भी इतना स्मूथली नहीं घूम रहा है, वो भी कांपते कांपते घूम रहा है, ऐसे ऐसे करते करते। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये एक्सिस है, ये अर्थ नहीं, एक्सिस है। तो इसलिए एक्सिस के रोटेशन के अंदर रोटेशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूटेशन। तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड है, सिलेबस का पार्ट नहीं, बट जस्ट बिकॉज यू रेज द इशू, तो मैं चलो कोई नहीं, मैंने एक वर्ड यूज कर लिया। जो लोग क्यूरियस है, they should search for the net and try to find out more. Jasraj says कि a pulley in Atwood machine accepted, but provided कि दोनों masses unequal हो। Equal mass होगा तो बैठा रहेगा, फिर तो कुछ नहीं। but अगर masses unequal होगा, तो in that case the pulley is in linear equilibrium, क्योंकि एक ही जगह घूम रहा है, लेकिन rotational equilibrium नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे masses accelerate करते हैं, तो pulley भी साथ साथ accelerate करता है। So good examples have come up for this, and that is कि लीनियर इक्विलिब्रियम हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हो। कई सारे गलत एग्जांपल्स भी आया है, लेकिन गलत एग्जांपल ज्यादा इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर यू मस्ट हैव फाउंड आउट। चलो कोई नहीं, दैट वाज अ गुड डिस्कशन। अभी ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट देन इसी से ना समझ बढ़ता है। हर चीज को मैथमेटिकल बना देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो समझ नहीं बढ़ता है उतना ज्यादा, बस हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रह जाते हैं। ठीक है ना? चलो गुड डिस्कशन, लेट्स कैरी ऑन। तो यानी अब हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि टॉर्क होना चाहिए आर क्रॉस एफ, और हमने ये भी एस्टैब्लिश किया, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और हमने ये भी एस्टैब्लिश किया कि जब रोटेशन में इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। सिंपल है ना? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आई से देयर इज अ रॉड ऑफ 10 kg, दो थ्रेड्स है, इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2। बताओ T1 क्या होगा, T2 क्या होगा? कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने, बट अभी रुको, पहले आंसर तो करो। Another example of interesting by Shreyas, that is ball bearing. Actually ना ball bearing का मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, but I think देखो बॉल बियरिंग का पता है क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा समझो। जैसे बॉल बियरिंग देखा होगा कि जैसे एक ग्रूव है और यहाँ पे देखना बॉल बियरिंग रहता है, और जो यहाँ पे ग्रीस भी होता है, जैसे इसमें ग्रीस, इसमें ग्रीस, इसमें ग्रीस, इसमें ग्रीस, इसमें। और बॉल बियरिंग में देखा होगा बॉल्स घूमते हैं, यानी ये जो बॉल है ना, ये थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेगा। तो बताओ एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहे हैं, तो इन दैट केस उसके पास और कोई एक्सेलरेशन होना हो, सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है। तो लीनियर इक्विलिब्रियम कहां से हुआ अगर एक बॉल बियरिंग देखते, है ना? लेकिन अगर तुम सारे बॉल बियरिंग को एज अ सिस्टम मानते हो, तब तब हम ले सकते हैं। लेकिन पता है क्या, उसमें भी कंडीशन है कि जो व्हील है वो एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। तब अगर व्हील कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इन दैट केस बॉल बियरिंग भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, फिर तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, फिर तो, है ना? तो therefore Shreyas, your example is okay, I will accept it, but I will not accept it for one ball, क्योंकि one ball में तो हो नहीं सकता। बट अगर सारे बॉल बियरिंग्स को एज अ सिस्टम लेते हो, इन दैट केस लीनियर इक्विलिब्रियम ओके, एक्सेप्टेड, पर एंगुलर इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए था ना एग्जांपल में, तो इन दैट केस वो व्हील एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग होना चाहिए। अगर व्हील कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इन दैट केस ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, फिर तो टॉर्क नहीं आएगा। तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर एग्जांपल, द डिटेल्स ऑफ इट। ठीक है, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। द वे जसराज सेज कि फिजेट स्पिनर ही हो गया वो, तो बेटे फिजेट स्पिनर क्या है मुझे नहीं पता। सो एनीवे इसका आंसर तो आ चुका है, ऋषभ जैन ने फटाफट दे दिया 50 न्यूटन। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स, बट बिकॉज़ द क्वेश्चन इज टू इजी तो एवरीबॉडी गेट 50। ओके फाइन। मैं बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, ये तो ऐसे होना चाहिए। यू माइट से हाँ आप तो जबरदस्ती कर रहे हो,
अरे बाबा ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बताओ इसमें इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? गलत है, बताओ। चलो ठीक है, इसको जस्टिफाई करो गलत, एंड डोंट यूज द वर्ड सिमेट्री। आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब कन्विंस करो मुझे। नाउ यशु सेज एंड आर्यन जैन आल्सो सेज कि ठीक है, आपका ये आंसर मानने के लिए तैयार है, लेकिन जरा चेक करके देखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, एंड दैट इज द राइट आंसर। यानी ये जो सब लोग आंसर दे रहे हैं ना, 50 और 50 करेक्ट आंसर्स आया। मैंने देखा, मैंने नाम नहीं दिया, टू इजी क्वेश्चन है, 50-50 आंसर्स करेक्ट आया, लेकिन 50-50 को जस्टिफाई करने का तरीका क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग कैसे करेंगे? आज तो आसान क्वेश्चन है, कल को अगर मान लो ये थ्रेड यहां ना हो कि यहां हो जाए, तो अब तो ऑब्वियसली 50-50 नहीं होगा, तो निकालेंगे कैसे ना? रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। कैसे? मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम से पहले कर लेता हूं। मैं अगर इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क निकालता हूं, तो यू माइट से ये पॉइंट कहां से आ गया, मतलब ये एक्सिस कहां से आ गया ना? देखो, इन इक्विलिब्रियम आई हैव एन एडवांटेज, ये टाउ इज इक्वल टू नेट इज इक्वल टू 0 अबाउट एनी एक्सिस। अगर इक्विलिब्रियम है तो कोई सा भी एक्सिस ले लो, चलेगा, इक्विलिब्रियम निकाल लो। तो कोई नहीं, मैं ये वाला एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है ना? तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक वेट का टॉर्क आएगा 100, और अगर इसका लेंथ L होगा तो ये हो जाएगा L/2। तो टाउ क्लॉकवाइज क्या है? 100 इंटू L/2। टाउ एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? T2, तो T2 इंटू L। एक इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब क्लॉकवाइज टॉर्क और जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर है। यानी क्या होगा ना, T2 इंटू L इज इक्वल टू 100 इंटू L/2, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या होगा? 50। ये एक तरीका है, ये हो गया एक्सिस को ए पे लिया है मैंने। पर तुम बोलोगे नहीं, मैं तो एक्सिस को बी पे लेना चाहता हूं। बी कहां पे? यहां पे। ये तो और अच्छा है, ये तो और अच्छा है इसके से, ठीक है ना? अगर तुम एक्सिस को बी पे लेते हो तो इन दैट केस टाउ क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? क्लॉकवाइज T1, ये देखो T1 क्लॉकवाइज दे रहा है, T1 इंटू L/2। टाउ एंटी क्लॉकवाइज T2 इंटू L/2। अगर इक्विलिब्रियम है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को बराबर करेंगे, तो T1 इंटू L/2 इज T2 इंटू L/2, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2। आई थिंक रेस्ट फॉलोज बाय इटसेल्फ। लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो कभी भी जिंदगी में एग्जाम में नहीं आएगा, ना स्कूल में, ना बोर्ड में, ना कोई कंपटीशन में, ना कोई। क्यों? इतना आसान क्वेश्चन कहाँ आएंगे, है ना? ऋषभ जैन हैज आस्क्ड, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल इक्वेशन नहीं होगा ना? देखो मैंने क्या बोला, अगर इक्विलिब्रियम है देन यू कैन टेक एनी एक्सिस। मैंने ये नहीं बोला हर जगह कर पाओगे, बाकी जगह क्या होगा तब देखेंगे, जब बाकी जगह डिस्कशन होगा, अभी नहीं, ठीक है? ठीक है, आई थिंक सब लोगों ने आंसर यही दिया। यशु, जसराज, अरियंत, ध्रुव, ऋषभ, दे हैव ऑल गिवन सिमिलर आंसर्स हमें। तो चलो ठीक है, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं एक काम करता हूं, अब T1 और T2 निकालो। अब थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, ठीक है? अब T1 और T2 निकालो, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, देयरफॉर किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इज टोटली योर चॉइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इज टोटली योर चॉइस। रॉड का मास 5 kg है, ये 5 है, और दो पार्टिकल्स लटकाया गया, एक 2 kg का, एक 3 kg का।
चलो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, है ना, दैट वुड मेक सेंस। तो एक काम करता हूँ, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालता हूँ, ठीक है। वैसे बाय द वे T1 प्लस T2 कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 तो 10, यानी 100, यानी T1 प्लस T2 100। अब मैं टॉर्क अबाउट T1 निकालता हूँ तो क्या होगा ना, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन है 20। मैं टॉर्क को सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो 10 सेंटीमीटर तो 0.1 लिख लो, चलो ठीक चलेगा, मीटर नहीं करो चलो। और वेट का टॉर्क, वेट हो गया 50, क्योंकि 80 सेंटीमीटर तो 40 यानी 0.4 प्लस 50 इंटू 0.4, ये हो गया दोनों का क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज है 30 इंटू 80 यानी प्लस 30 इंटू 0.8 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अकेला T2 दे रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट का वर्ड देखो, इस पॉइंट को तो ये भी नीचे ले जाना चाहते हैं, ये भी नीचे ले जाना चाहते हैं, वो भी, ये ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू T2 इनटू, सॉरी मेरे क्वेश्चन देने में दिक्कत है, मैंने इसका डिस्टेंस ही दिया नहीं, अच्छा नहीं दिया, ठीक है दिया है, वो 20 दिया ना तो इससे पता चल गया 60 है, ठीक है चलेगा। तो T2 इंटू 0.6, so therefore 20 into 0.12 plus 15 into 0.4, ठीक है ना, तो 20 plus 30 into 0.8 is 24 is equal to, यानी 20 24 44 46 is equal to 0.6, T2 into 0.6, so therefore T2 is equal to 44 into 10 by 6 is 5 by 3, यानी 220 by 3, ठीक है देख लो, ठीक है करेक्ट आंसर आ गया। तो यानी T2 आ गया 220 by 3, तो बाकी तो 100 में से माइनस ही करना है, तो 300 माइनस टू 80 by 3, तो T1 is equal to 80 by 3, T2 is equal to 220 by 3, ठीक है। अब बेसिक्स क्लियर हो गया। सो व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम, अब वो चीज जो है इंट्रोड्यूस हो गया अच्छे से, अब हम लोग और फर्दर डिस्कस कर सकते हैं अगले क्लास यानी कल, ठीक है। सर 0.4 कैसा आया, 50 बेटे into 0.4, 50 into 0.4, हाँ वो 5 kg का 50 हो गया, और इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, 80 है तो इसलिए यानी सेंटर मास कहाँ पे होगा 40 पे, है ना, 40 पे होगा, तो 50 न्यूटन इसका वेट है, ये वाला 50 न्यूटन और ये 0.4, ओके सर। अब ठीक है सर वो 46 into 5/3 नहीं हो, अच्छा 46 हो गए, मैंने गलत किया, ये 230 होगा इसका, है ना, कोई और मिस्टेक तो नहीं है ना, 46 होगा, ठीक है, तो 230 होगा, तो गलत हो गया ना, 230 हो गया और ये 70 by 3, चलो जो भी है, अब तो समझ आ गया ना ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक, हर्षित यू आर राइट, ठीक है, तो दैट्स द आंसर देन, चलो ठीक है, अब वो तो माइनर मिस्टेक है, उसको अपने आप ठीक कर लो। तो लाइक अब हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे, अब हमने बेसिक्स बना दिया कि टॉर्क होता क्या है, उसका थोड़ा सा डिस्कशन भी हो गया अच्छे से, तो यू नाउ नो एंड आल्सो फील द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क, so we can now prolong the discussion and continue tomorrow. चलो आज के लिए इतना बेटे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके बेटे। टॉर्क नहीं है, मैंने पहले बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है सिलेबस में, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस इज ओनली टिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, सिलेबस को रोकने का क्या मतलब, चलो ओके बेटे आज के लिए, ओके बेटे थैंक यू।